Hello and welcome back to our channel. Today we are going to do chapter number 9 of microeconomics, that is supply, under our series chapter wise most important MCQs. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को। शुरू तो बहुत पहले से कर रखी है, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 9 सप्लाई। ठीक है, अगर आपने डिमांड पढ़ा हुआ है पहले तो आपके लिए सप्लाई चैप्टर बहुत इजी रहेगा, और अगर डिमांड वाला लेक्चर नहीं देखा है आपने तो प्लीज उसको देख लेना। दैट विल फॉर श्योर हेल्प यू इन दिस चैप्टर 2। नाउ इन द लॉन्ग पीरियड द सप्लाई फॉर अ कम्युनिटी इज इनइलास्टिक, इलास्टिक, हाईली लेस इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसका मतलब इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस। अफेक्टेड बाय प्राइस, अगर कोई भी चीज को प्राइस से फर्क पड़ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी, बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, बच्चे इलास्टिक इन इलास्टिक में कंफ्यूज ही होते रहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक क्या होता है? जब भी प्राइस के चेंज होने से डिमांड या सप्लाई में चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड या सप्लाई में चेंज आ रहा है तो वो क्या है? वो इलास्टिक है। ठीक है, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक का मतलब होता है फिक्स्ड, या फिर आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट लिख लो, फिक्स्ड लिख लो, रिजिड लिख लो। ठीक है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस। लेवल ऑफ आउटपुट नहीं, हम प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी चीज को बेसिकली डिमांड और सप्लाई, इफ डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस देन इट इज एन इनइलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक सप्लाई। समझ में आ गया? प्राइस चाहे कितना भी बढ़ा लो, चाहे कितना भी कम कर लो, डिमांड जितनी थी उतनी ही रहेगी, सप्लाई जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक सप्लाई। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज, तो प्रोड्यूसर जो है वो लॉन्ग रन में सप्लाई कैसी रखते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। लेस इलास्टिक, नहीं। हाईली इलास्टिक, यस, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लॉन्ग रन में प्राइस से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आए तो सप्लाई जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। फर्क पड़ता है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क, एकदम ऐसा कि जीरो सप्लाई हो जाए ऐसा नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द सप्लाई कर्व्स विच पास थ्रू द ओरिजिन, तो जितने भी सप्लाई कर्व्स हैं, पहली बात तो यहाँ पर हम लेंगे प्राइस और इस साइड हम लोग लेंगे क्वांटिटी। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, जीरो। प्राइस और सप्लाई क्या होता है हमारा? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। बेसिकली क्या करता है ये? आपको क्या शो करता है? प्राइस और सप्लाई में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी सप्लाई जो है बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑल द सप्लाई कर्व्स व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन आर हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, लेस इलास्टिक। तो जो भी हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, बेसिकली ओरिजिन से ही पास होगा, तो ये क्या होता है हमारा? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये है, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही हमारा सप्लाई में चेंज आएगा। समझ में आया? जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा। प्राइस अगर मान लो प्राइस इज राइजिंग बाय 5%, अगर प्राइस जो है वो 5% से बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा सप्लाई है वो भी जो है 5% से ही बढ़ेगा। समझ में आया? अगर प्राइस जो है 5% से इंक्रीज करा तो सप्लाई भी जो है वो 5% से ही इंक्रीज करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, आंसर इज बी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, एक सेकेंड।
क्या होती है डिफाइन सप्लाई की, सोचो और बताओ। तो अगर आपको डिमांड की डिफाइन याद है, डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं कि किस प्राइस पर कंज्यूमर खरीदना चाहता है, किस टाइम पर कंज्यूमर खरीदना चाहता है, और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर खरीदना चाहता है। तो जब हम इसी तरीके से सप्लाई की डिफाइन करते हैं तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया आपको डिफाइन। तो किस प्राइस पर होना चाहिए, ये सप्लाई का एक एसेंशियल एलिमेंट है। पीरियड ऑफ टाइम, किस पीरियड में हम बेच रहे हैं, ये हमारे लिए सप्लाई का एसेंशियल एलिमेंट है। विलिंगनेस टू बाय, प्रोड्यूसर है वो खरीदने की चिंता क्यों करेगा, वो तो बेचने की चिंता करेगा ना। तो विलिंगनेस टू बाय हमारा किसका है? ये हमारी डिमांड की डिफाइन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका नहीं है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यस, ये भी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, कितना क्वांटिटी बेचेगा, किस टाइम पीरियड में बेचेगा और कितने प्राइस पे बेचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सप्लाई। तो विच वन तो नहीं होगा इसमें, वन से ज्यादा है, ए, बी एंड डी, ये जो तीनों हैं हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये क्या है हमारा? एमएसक्यू, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। दीज आर very very important to understand the topics, that's why I have included these questions. ABD, यही था ना हमारा? ABD, yes, correct. Now next question, रीड करो इसको और आंसर बताओ। Which one of the following is not the result of increase in price of factors of production? अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट कुछ और बोल रही है लेकिन मैं कुछ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई में क्या चेंज आएगा? सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो सप्लाई बढ़ेगा तो दो चीजें हो सकती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई बढ़ेगा तो दो चीजें हो सकती हैं, एक होगा एक्सपेंशन, एक तो एक्सपेंशन हो सकता है आपका, और दूसरा इंक्रीज इन सप्लाई हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अगर आपको ये आता है तो आपको आंसर आ जाएगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड एडवाइज यू टू वॉच लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 डिमांड, जो मैंने डिमांड कराया था ना मैंने आपको चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड जो है उसका लेक्चर देखना, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आपको वहां से ये सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो खैर अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर गुड की बात नहीं हो रही है, जिस चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बनाने का जो सामान है वो महंगा हो रहा है। समझ में आया आपको? मान लो कोई चीज 10 रुपए की बिक रही है, अगर मैं उसको 12 रुपए में, अगर वो अब 12 रुपए में बिक जाएगी तो मैं उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, पहले मुझे जिस चीज के 10 रुपए मिल रहे थे 12 मिलेंगे तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, यानी कि जो सामान मैं उसमें लगा रहा था बनाने के लिए वो महंगा हो गया है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा है मेरा, ठीक है, मेरी कॉस्ट बढ़ गई है। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम कर देगा, ठीक है, तो वो जो है कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका? राइटवर्ड शिफ्ट तो नहीं हो सकता और एक्सपेंशन भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो आपको समझ में आ गया ना कि सप्लाई हमारी बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि हम जो सामान बना रहे हैं, जो उसको जो यूज कर रहे हैं सामान बनाने के लिए, वो चीजें महंगी हो गई है, तो हम सप्लाई कम कर रहे हैं। तो सप्लाई कम होगी तो या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है जब ओन प्राइस में चेंज आता है, ओन प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। बेसिकली हम जिस गुड को बेच रहे हैं उसके प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर बेसिकली प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ज्यादा सामान बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर प्राइस ऑफ गुड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो प्रोड्यूसर को फायदा कम होगा तो वो कम सामान बनाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नॉट द रिजल्ट ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स। नॉट पूछा है, इनमें से कौन सा जो है वो फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। तो बी नहीं होगा हमारा आंसर, ए, सी और डी, ये जो है हमारे
फर्क नहीं इन चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये शिफ्ट है ना, तो शिफ्ट में हमारे पास एक तो होता है राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हमारे पास फिर मूवमेंट होती है, मूवमेंट में हमारे पास होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, सप्लाई कम होती है। आप इसको डिमांड के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो, लेकिन मैंने वहां पे अच्छे से कराया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वहां जाके देख लो इसको। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ऐसे बिजी हो नहीं, सिर्फ यही आपका एक मेन गोल है अभी के लिए। तो जब शिफ्ट होगा तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब सप्लाई कम हो रही है। तो राइटवर्ड शिफ्ट में सप्लाई बढ़ रही है और एक्सपेंशन में भी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है इसका रीजन क्या है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। मतलब जिस गुड की हम बात करें उसी गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मूवमेंट हो जाएगा। और जो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट है वो है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कम या ज्यादा हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। अगर चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, मतलब जिस गुड को हम बेच रहे हैं उसी के गुड में अगर प्राइस में, उसी गुड के अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस केस में क्या रहेगा, प्राइस कम होगा तो हमारी सप्लाई, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन होता है ना इसमें, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आया आपको? और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई कम हो जाएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो गया तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, रिसोर्सेज आपके पुराने हो गए, खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए, तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो इसको एक बार दोबारा से देखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इतने इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है ये। ठीक है, आप प्लीज डिमांड का भी एक बार लेक्चर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट पीरियड इज अ टाइम ड्यूरिंग विच, मार्केट पीरियड क्या होता है, सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड टू मीट चेंज्ड डिमांड कंडीशन, यही इसका आंसर है। बेसिकली जब आपकी सप्लाई जो है वो चेंज नहीं हो पाती, जितनी डिमांड में चेंज आया उसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग मार्केट पीरियड बोलते हैं। सप्लाई कैन बी फुल्ली एडजस्टेड, नहीं, फुल्ली एडजस्ट सप्लाई बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाती ना, तो इसलिए कैन नॉट बी एडजस्टेड, इस बात पे ध्यान दो। चेंज इन सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू अवेलेबल कैपेसिटी, एनी चेंज इन सप्लाई इज पॉसिबल, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डैश सप्लाई फॉल्स एट द सेम प्राइस, अभी वही आ गया जो मैंने पीछे बात करी थी, ये है मेरा प्राइस लाइन, ठीक है, ये है मेरा सप्लाई कर्व, सेम प्राइस पर, क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्राइस सेम है, प्राइस में चेंज नहीं है, सप्लाई फॉल हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। पहले हम इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, अब हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, Q1 सप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया आपको? ये यही है हमारा जो पीछे मैंने अभी आपको बताया, मूवमेंट, शिफ्ट, लेफ्टवर्ड रोटेशन, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या है मेरा, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है हमारा, और इसका मतलब क्या है, ये किस वजह से हुआ है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरी सप्लाई जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, डिक्रीज इन सप्लाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट होता तो इंक्रीज इन सप्लाई हो जाता। ठीक है, और ये भी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स ही होता। अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो वो प्राइस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर सप्लाई फॉल कर रहा है, अगर प्राइस सेम है, तो हमारा क्या रीजन है, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सप्लाई फॉल कर रहा है तो इंक्रीज और एक्सपेंशन तो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब प्राइस कम हो गया इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है तो वो डिक्रीज ही होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इससे ज्यादा ब्रीफ में मैं कैसे समझाऊं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, या तो आपने बिल्कुल कभी पढ़ा नहीं है 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर पढ़ा है तो बिल्कुल भूल चुके हो। अगर ऐसी ही बात है तो फिर लेक्चर देखो,
जो डिमांड करा है वो देखो दोबारा से, यही बोल सकता हूँ मैं तो। इन केस ऑफ डैश सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया। तो ये क्या सप्लाई है, ये हमारा इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब चाहे प्राइस मेरा ये हो, चाहे प्राइस मेरा P1 हो, चाहे प्राइस P2 हो, ठीक है, प्राइस है P1 हो, P हो, P2 हो, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए क्या है मेरा ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। आंसर इज सी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होने के लिए इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना पड़ता, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होने के लिए इसको ओरिजिन से पास होना पड़ता, और लेस इलास्टिक सप्लाई होने के लिए इसको स्टीप होना पड़ता, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला देख लेना, चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Which one of the following is not a determinant of individual supply? इनमें से कौन सी चीज है जो इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट नहीं करती है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ये तो करता है इफेक्ट। टैक्सेशन पॉलिसी, ये भी करती है इफेक्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नहीं ये नहीं करता। नंबर ऑफ फर्म्स, ये भी नहीं करता। नंबर ऑफ फर्म्स है तो ये तो आपका इंडिविजुअल नहीं रहेगा, ये आपका हो जाएगा टोटल सप्लाई, ठीक है, या एग्रीगेट सप्लाई। अगर सिर्फ एक फर्म होती तो यस इट विल बी अफेक्टिंग द लेवल ऑफ सप्लाई, लेकिन ये हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई में नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो नॉट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ये दोनों जो है इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीड करो इसको। अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व कट द वाई एक्सिस इन इट्स नेगेटिव रेंज। अच्छा, इसका मतलब जो हमारा सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस को नेगेटिव रेंज, ये क्या है, वाई एक्सिस की नेगेटिव रेंज है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व कट्स द वाई एक्सिस इन इट्स नेगेटिव रेंज। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाती है, यहाँ पर जो सप्लाई कर्व कट कर रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बतानी है। तो अभी मैंने पीछे एक डायग्राम बनाया था, अगर आपने सुना हो ध्यान से। इसको मैंने क्या बोला था, ये मेरा यहाँ पर पॉजिटिव रेंज में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको मैंने बताया था ये है आपका इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। और जब नेगेटिव रेंज में करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विल लीड टू। अगर प्राइस में चेंज आया है, ठीक है, प्राइस चाहे ज्यादा हुआ है चाहे प्राइस कम हुआ है, तो इसका मतलब हमारी सप्लाई भी जो है वो या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। तो जब प्राइस के चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो उसको हम या तो एक्सपेंशन बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइस बढ़ा है और सप्लाई भी बढ़ गई है तो वो एक्सपेंशन हो जाएगा। प्राइस बढ़ा है, सप्लाई भी बढ़ गई है तो एक्सपेंशन हो जाएगा। प्राइस कम हुआ है और सप्लाई भी कम हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर एक्सपेंशन इन सप्लाई होगा, यस, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई दोनों होगा। तो आंसर इज आइदर ए और सी बोथ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्राइस इलास्टिसिटी शोज इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई इलास्टिक कब होगा, देखो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है, अगर ये है लेस देन 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप इसको इन इलास्टिक रेंज में डाल देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन इलास्टिक। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या हो जाएगा हमारा इलास्टिक, ठीक है, ये मोर इलास्टिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है शोज इलास्टिक सप्लाई, तो इलास्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये क्या है, अगर 1 है तो ये यूनिट इलास्टिक हो गया, ठीक है। और अगर ये 0.5 है तो ये क्या है, 0.5 मतलब लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन इलास्टिक, या इसको आप लेस इलास्टिक दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, अगर 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलास्टिक सप्लाई। तो आंसर इज डी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर गुड इज 2। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 2 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सप्लाई क्या है हमारी इलास्टिक है,
ठीक है। एनीवेज व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 1% सप्लाई फॉल्स बाय 2%, ये बिल्कुल सही है। अगर प्राइस 1% कम हो रहा है तो सप्लाई हमारी 2% कम होगी, यही हमारा ये शो कर रहा है। व्हेन प्राइस राइज बाय 1% सप्लाई राइज बाय 2%, ये भी सही है क्योंकि दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्वेश्चन ने हमें ये तो नहीं बताया कि प्राइस कम हो रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1% प्राइस के फॉल होने से सप्लाई 2% फॉल होगी, प्राइस के 1% बढ़ने से सप्लाई भी 2% बढ़ेगी, ये दोनों हमारे लिए सही है। थर्ड पढ़ते हैं, व्हेन सप्लाई फॉल्स बाय 1% प्राइस राइज बाय 2%। देखो जब भी आप सप्लाई या डिमांड का रिलेशन पढ़ते हो, सॉरी प्राइस और डिमांड का पढ़ते हो या प्राइस एंड सप्लाई का, तो आप क्या बोलते हो कि सर प्राइस बढ़ा उससे डिमांड कम हो गई, या आप बोलते हो कि सर प्राइस जो है वो बढ़ा उससे जो है सप्लाई बढ़ गई। आपने कभी नहीं मुझे बोला कि सर सप्लाई बढ़ा तो इसलिए प्राइस कम हो गया, या सप्लाई बढ़ा तो इसलिए प्राइस कम हो गया, या डिमांड बढ़ा तो इसलिए प्राइस कम हो गया। आपने मुझे कभी बोला कि सर डिमांड बढ़ी है इसके लिए प्राइस बढ़ गया है, ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि जो इसका रीजन ये है, आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हो, माइक्रो में नहीं पढ़ोगे कभी भी, क्योंकि इंडिविजुअल जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, वो कभी भी प्राइस पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने एक चीज के सामान की डिमांड बढ़ा दी तो इससे कंज्यूमर प्राइस में कोई चेंज, सॉरी जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करता, ठीक है। हम डिमांड में चेंज होने से प्राइस में क्या चेंज आ रहा है वो नहीं पढ़ते, सप्लाई में चेंज होने की वजह से प्राइस में क्या चेंज आ रहा है वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सप्लाई फॉल्स बाय व्हेन प्राइस राइजेस बाय, नहीं भैया, प्राइस सप्लाई फॉल होने से प्राइस में क्या चेंज आया वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ए एंड बी बोथ, ठीक है, आइदर ए और बी, यही आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर इज डी, यस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा सप्लाई, जब वो ऐसे होगा, ठीक है। प्राइस में कितना भी चेंज कर लो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या है हमारा इनइलास्टिक सप्लाई है, इट इज वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। सप्लाई डजंट चेंज विद द चेंज इन प्राइस, ये बिल्कुल सही बात है। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आए सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आता है सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, सप्लाई क्या रहेगा हमारा एकदम कांस्टेंट रहेगा। सेकंड पढ़ो, देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस। नहीं, अगर इनफाइनाइट सप्लाई होगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो हमारा इसकी बात कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो इस केस में हमारा इन्फिनिटी होती है रेंज, ठीक है। इसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, जीरो होती है, इनइलास्टिक है अभी तो ये नहीं होगा। When percentage change in supply is equals to the percentage change in price, इसका मतलब तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो गया 1 हो गया। इसमें जो डायग्राम बनेगा आपका वो ये बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं है। When percentage change in supply is more than the percentage change in price, ये भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज्यादा सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है, स्टीप होगा या फ्लैट होगा ये आपको पता है, एक्स वाई एक्सिस की पॉजिटिव रेंज में काटेगा या नेगेटिव रेंज में काटेगा ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप फिर से उस चीज को समझना। आंसर इज ए ओनली। Which of the following statement is valid with respect to the law of supply? law of supply बोलता है कि भैया अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो सप्लाई भी जो है वो बढ़ जाएगा, या प्राइस कम कर दोगे तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्या ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं? लॉ ऑफ सप्लाई हमें मैग्नीट्यूड बताता है? नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ एक चीज बताएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर प्राइस में 1% चेंज आया तो सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है, ठीक है। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये सिर्फ क्वालिटी बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड और सप्लाई पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आंसर इज नो। स्टेट वन साइड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, स्टेट वन साइडेड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, थोड़ा सा ठीक है, एक बार टिक करते हैं इसको। स्टैब्लिश प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन सप्लाई, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तो नहीं बताते हैं ये। स्टेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, हाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो बताता है लॉ ऑफ सप्लाई की, प्राइस और सप्लाई में क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
स्टेट वन साइडेड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये वन साइड ही होता है कि प्राइस में बढ़ेगा तो सप्लाई में बढ़ेगा, ठीक है। सप्लाई में बढ़ने से प्राइस में क्या चेंज आएगा ये नहीं बताता, तो ये वन साइडेड होता है और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। तो बी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक कब होगा? जब चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज इन सप्लाई, ठीक है। या परसेंटेज चेंज लिख लो, कोई इशू नहीं है। सप्लाई का इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यही बात होती है, यही हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर ये सही है इसका। सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस नहीं, इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस नहीं, सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं। ये तीनों क्या होते हैं हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज डिक्रीज। आपने क्या करा, नई मशीन लगा ली, ठीक है। नई मशीन लगाने से क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, तो आप जो है ज्यादा सप्लाई करोगे। पहले आप, ये हमारा प्राइस लाइन है, ठीक है, आप पहले इतना सप्लाई कर रहे थे, ओरिजिनली आप क्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, तो जब टेक्नोलॉजी बेटर, सॉरी ये मैंने यहाँ पे, ये जो है हमारा प्राइस होगा, ठीक है। तो आपकी जो है टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, तो आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे सप्लाई में क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी नई सप्लाई कितना होगी, एस डैश, और हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, अब Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ है हमारा, ये हुआ है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। समझ में आया आपको? ये अदर फैक्टर की वजह से चेंज आया है। मैंने सप्लाई क्यों बढ़ाई, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस इतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है, और इससे हमारी सप्लाई जो है बढ़ गई है, तो ये क्या हो गया आपका, इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन जब होता, जब प्राइस हमारा बढ़ता तो उससे सप्लाई बढ़ती, कॉन्ट्रैक्शन होता जब प्राइस कम होता है उससे सप्लाई बढ़ती, डिक्रीज इन सप्लाई कब होता, जब कोई ऐसी चीज होती जिससे मेरी सप्लाई कम हो जाए, एक्सेप्ट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जैसे मेरी टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाता, ठीक है। तो आंसर इज ए ओनली, आंसर इज बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय। मार्केट सप्लाई किससे अफेक्ट होती है कम्युनिटी की, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, कितनी फर्म्स हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी है, ऑल ऑफ द अबव, सबसे जो है मार्केट सप्लाई में फर्क पड़ता है। इन केस ऑफ लेस इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, सप्लाई कर्व इज, सप्लाई कर्व क्या होता है, स्टीप होता है, फ्लैट होता है, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, सोच के बताओ। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं होता। अब ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा या एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। एक ये कर्व बना रहा हूं मैं सप्लाई का, ठीक है, और एक ये कर्व बनाया मैंने सप्लाई का, इन दोनों में से कौन सा सही है, लेस इलास्टिक कौन सा शो कर रहा है बताओ, पीछे से दिखाना पड़ेगा मुझे। ये देखो, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट, जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है हमारा, इलास्टिक होता है। जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन ने पूछा लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक मतलब एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय। अगर हमारा, आप इसको सोचो और बताओ।
ये समझ में आया आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है? जो भी चेंज हुआ है मेरा, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है सप्लाई में, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट है। तो बेसिकली प्राइस तो जो है वो कांस्टेंट हुआ है। तो फॉल इन प्राइस, सॉरी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर मेरा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर अदर गुड्स का प्राइस फॉल हो गया तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर अदर गुड बना रहे थे अब वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनका प्राइस कम हो गया, यानी कि कम में बिकेगा। तो वो क्या करेंगे, जो गुड मैं बना रहा हूँ उसी को बेचने लग जाएंगे, तो यानी कि मेरे गुड की जो सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो सामान मैं यूज कर रहा था उस गुड को बनाने के लिए वो क्या हो गया, सस्ता हो गया, यानी कि रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, लेबर सस्ती हो गई, कुछ भी जो है इनपुट जो है वो सस्ता हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सस्ता हो गया। इसका मतलब उसकी सप्लाई जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, इफ क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज बाय 60% ड्यू टू अ 50% इंक्रीज इन प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है परसेंटेज मेथड और एक होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है तो हम परसेंटेज से करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया है, 60% इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और प्राइस हमारा कितना चेंज हुआ है, 50% हुआ है। तो ये परसेंट से परसेंट हटा दो तो 0 से 0 हटा दो, तो 6/5 कितना होता है, ये होता है आपका 1.2। तो 0.83 और 0.8 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अभी -1.2 है या +1.2 है, आप बहुत इजीली बता सकते हो। ये क्या है हमारा, +1.2 है इसका करेक्ट आंसर। माइनस क्यों नहीं है, माइनस साइन हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। प्लस साइन हमें बताता है कि सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर जो है सप्लाई बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यही फर्क है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, क्योंकि ये बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, और ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी है ना, हाँ। द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन एज, सप्लाई फंक्शन हमें दे रखा है 6px + 3, जिसमें हमें px जो है प्राइस है, सप्लाई एट अ प्राइस 3, मतलब 5, जब प्राइस हमारा कितना है 5 है, 3 नहीं है 5 है। ठीक है, जब प्राइस हमारा 5 है तो हमें निकालना है सप्लाई। तो ये तो सिंपल है, वैल्यू डाल दो, सप्लाई इक्वल्स टू 6px कितना दे रखा है 5 + 3, तो 6 5 तो 30 + 3, तो हमारा सप्लाई कितना हो जाएगा 33 यूनिट्स हो जाएगा। तो आंसर इज सी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एस इज गिवन एज दिस। तो इसमें भी हमें सेम सप्लाई फंक्शन दे रखा है 6px + 3, where px stand for price at what price of the firm will be willing to supply 27 यूनिट्स, यानी कि हमें सप्लाई दे रखा है यहाँ पे 27 यूनिट्स और हमें प्राइस निकालना है। ठीक है, तो चलो ये दो चीजें हमें ये दे रखा है और ये निकालना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, Sx कितना दे रखा है हमें, यानी कि सप्लाई 27 दे रखा है, प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो 27 इधर आके -3 हो जाएगा, तो 24 = 6px, तो px कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 4, तो प्राइस हमारा कितना आ गया 4 रुपीज आ गया। आंसर इज डी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज दिस, सप्लाई फंक्शन इसमें भी सेम है 6px + 3, px जो है प्राइस है। इफ देयर आर 1000 फर्म्स, ठीक है, फर्म्स कितनी 1000 है, देन द मार्केट सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस 4, जब मार्केट प्राइस 4 है तो हमें क्या निकालना है, मार्केट सप्लाई निकालना है पूरा। ये तो इंडिविजुअल सप्लाई का है, तो एक बार इसमें वैल्यू डालते हैं। 6 प्राइस कितना है हमारा 4 है + 3, तो 6 4 24 + 3 कितना हो गया ये 27। अगर एक फर्म जो है वो 27 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है तो 1000 फर्म्स कितना करेंगे, तो मार्केट सप्लाई कितना हो जाएगा, अगर एक फर्म 27 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है तो 1000 फर्म्स कितना करेंगे, 27 × 1000 दैट इज 27000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27000 यूनिट्स यानी कि सी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल y एक्सिस, अगर सप्लाई कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ द गुड इज कॉल्ड, बनाने की जरूरत नहीं थी, तो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज शिफ्ट टू द सप्लाई, सप्लाई में शिफ्ट कब नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये सप्लाई कर्व है तो ये ऐसे और ऐसे कब नहीं होगा, कब नहीं होगा बता दो, सिंपल सा है ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑन प्राइस ऑफ द गुड और एक होते हैं अदर फैक्टर्स। शिफ्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑन प्राइस ऑफ द गुड में चेंज आ रहा है ना, इनपुट में चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, लेबर, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस ऑफ द गुड में चेंज आएगा तो इससे जो है शिफ्ट नहीं होगा, इससे क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ इनपुट से क्या होगा, शिफ्ट होगा, जीएसटी से भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और सब्सिडी से भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। हमारा फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, जिससे मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट करानी है तो या तो उस गुड का प्राइस कम कर दो या ज्यादा कर दो, अगर शिफ्ट कराना है तो उस प्राइस ऑफ द गुड को कांस्टेंट रखो और बाकी कुछ भी करो, जीएसटी ले आओ, सब्सिडी ले आओ, इनपुट बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा जो है, नॉट कॉज शिफ्ट ऑफ सप्लाई, तो मूवमेंट करेगा, यानी कि हमारा आंसर इज बी, बाकी सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर से भाई ये गुजारिश करूंगा मैं कि प्लीज जाके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेना, जिससे ये चैप्टर आपका बहुत हद तक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं देखना चाहते हो तो इसमें जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लो, इतने में ही आपके लिए काफी रहेगा। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ करिए, है ना, बस उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।